नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर से उपस्थित हूं पब्लिक सर्विस कमीशन और व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी के लिए लेक्चर सीरीज के साथ। हम आजकल भारत के संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना की। कानूनी दस्तावेज के आदर्शों और लक्ष्यों की बेहतर समझ के लिए एक प्रस्तावना शामिल की जाती है। प्रस्तावना को संविधान की शुरुआत माना जा सकता है जो संविधान के आधार पर प्रकाश डालती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार प्रस्तावना शब्द किसी कानून के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार प्रस्तावना संविधान की शुरुआत में मौजूद होती है जिसमें उसके उद्देश्यों के बारे में स्पष्टीकरण होता है। प्रस्तावना कानून बनाने वालों के अंतःकरण में झांकने का साधन है और कानून के इरादों को दर्शाती है। यह कानून को समझने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में मदद करती है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी ने कहा था संविधान सभा की बहस में कि प्रस्तावना व्यक्त करती है कि क्या हमने इतने लंबे समय तक क्या सोचा और क्या सपना देखा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में न्यायमूर्ति शेलेट और न्यायमूर्ति ग्रोवर ने अपने निर्णय में कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना उन सभी आदर्शों और उद्देश्यों को ईमानदारी से प्रस्तुत करती है जिनके लिए भारत ने इतने लंबे समय से सपना देखा और पूरे औपनिवेशिक काल के दौरान संघर्ष किया। आगे बढ़ने के पहले आइए हम भारत के संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर लें। वाचन इस YouTube चैनल यूनाइटेड इंडियन पर क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध है। मैं आपको वाचन सुना रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। हमारे संविधान का प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल उनको एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। थैंक यू। सन 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी जिसमें 22 जुलाई को अपनी बैठक में एक घोषणा का मसौदा तैयार किया। इस घोषणा के मसौदे में संविधान के उद्देश्य शामिल थे। इस मसौदे के आधार पर नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लंबी बहस के बाद इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद बीएन राव ने प्रस्तावना का एक मसौदा तैयार किया। बीएन राव द्वारा तय किए गए मसौदे को 4 जुलाई 1947 को संविधान सभा के समक्ष दोबारा प्रस्तुत किया गया। संविधान को अंतिम रूप देने के बाद प्रस्तावना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया ताकि यह संविधान के अनुरूप रह सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के घटक ये हैं। पहला है हम भारत के लोग। इन शब्दों का अर्थ है भारत के लोग ही सत्ता का स्रोत हैं। संविधान भारत के लोगों की इच्छा का परिणाम है। प्रतिनिधियों को चुनने की शक्ति नागरिकों के पास है और उन्हें अपने प्रतिनिधियों की आलोचना करने का अधिकार भी है। भारत संघ बनाम मदन गोपाल काबरा 1954 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जैसा प्रस्तावना में लिखा गया है भारत के लोग ही भारतीय संविधान के स्रोत हैं। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है संप्रभु। इस शब्द का अर्थ है राज्य का हर विषय पर नियंत्रण है और किसी अन्य प्राधिकारी या बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया
कि संप्रभु शब्द का अर्थ है राज्य को संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ नियंत्रित करने का अधिकार है। किसी भी देश का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक वो संप्रभु ना हो। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने वाला राज्य है, परंतु एक्सेलवेयर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि समाजवाद और सामाजिक न्याय का सिद्धांत निजी उद्योगों के मालिकों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1982 में न्यायालय ने कहा कि समाजवाद का मूल उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों को एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करना है और उनके जन्म के दिन ही उनको मरने के दिन तक उनकी रक्षा भी करना है। चौथा महत्वपूर्ण शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द भी आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन से 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म चुनते हैं, जिसमें नास्तिक होना भी शामिल है। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की गारंटी, अनुच्छेद 15 और 16 में धर्म, जाति आदि किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 19 और 21 दोनों में नागरिकों को सभी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसमें बोलने की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। अनुच्छेद 24 से अनुच्छेद 28 तक धर्म का पालन करने से संबंधित अधिकार शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 ने सभी नागरिकों को समान मानते हुए समान नागरिक कानून बनाने का राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी बनाया है। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा धर्म निरपेक्षता की अवधारणा को संविधान की मूल विशेषता कहा गया है। बाबा पाटिल बनाम भारत संघ 2005 में न्यायालय ने माना है कि सभी धर्मों और धार्मिक समूहों के साथ बराबर रूप से और समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन राज्य का अपना कोई भी विशिष्ट धर्म नहीं है। एमपी गोपालकृष्णन नायर बनाम केरल राज्य 2005 में न्यायालय ने कहा है कि राज्य हर धर्म की अनुमति देता है, परंतु किसी का अनादर नहीं करता। पांचवा महत्वपूर्ण शब्द है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेटोस से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेटोस का अर्थ है अधिकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने का अधिकार है। भारत संघ बनाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 में न्यायालय का कहना है कि एक सफल लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता लोगों की जागरूकता है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप निष्पक्ष चुनाव के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। छठवां शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ है राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, वंशानुगत राजा नहीं होता। प्रस्तावना में यह शब्द दर्शाता है कि देश लोगों के द्वारा ही चलाया जाएगा। सातवां महत्वपूर्ण शब्द है न्याय। इस शब्द में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है शोषण की समाप्ति। आर्थिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और सभी लोगों को कमाने के समान अवसर मिलना चाहिए। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार होना चाहिए। आठवां महत्वपूर्ण शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता शामिल है। नवी चीज है समानता। समानता शब्द का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान स्थिति और समान अवसर से है। 10वां शब्द है बंधुता। बंधुता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने की प्रतिज्ञा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। संविधान को अपनाने की तारीख प्रस्तावना में दी गई है
जो 26 नवंबर 1949 है। संविधान के अनुच्छेद 394 में कहा गया है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379, 394 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के तत्काल बाद लागू हो गए। बाकी के प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायता करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। यदि संविधान में उल्लिखित किसी अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्दों के दो अर्थ हो सकते हैं और अर्थ अस्पष्ट है, तो प्रस्तावना उस उद्देश्य की व्याख्या करने में सहायता करती है। न्यायमूर्ति सीकरी के द्वारा केशवानंद भारती के मामले में प्रस्तावना के महत्व पर जोर देते हुए कहा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संविधान को प्रस्तावना में व्यक्ति महान दृष्टिकोण की भव्यता के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना या नहीं है, इस पर एक लंबे समय तक बहस चलती रही। बेरुबारी मामला में संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को यह मामला संदर्भित किया गया था। यह मामला बेरुबारी संघ से संबंधित है, भारत पाकिस्तान समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में है। मुद्दा यह था कि क्या संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को देश के किसी भी हिस्से को किसी अन्य देश को देने की शक्ति देता है या नहीं। इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। अदालत का यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और अन्य 1973 में पूरी तरह से उलट गया। इस ऐतिहासिक मामले की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की पीठ ने की। अदालत ने निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान की संरचना प्रस्तावना के मूल तत्वों पर आधारित है। संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति संवैधानिक नीति के बुनियादी सिद्धांतों और आवश्यक विशेषताओं को छीनने या बाधित करने का अधिकार नहीं देती है। ऐसा करने का परिणाम संविधान को पूरी तरह से बर्बाद करना ही होगा। तो आज संविधान की प्रस्तावना पर इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे भारत के संविधान के एक नए विषय के साथ। नमस्कार।